जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंच पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक जिसका नाम है समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे के पाठ नंबर 4, पाठ का नाम इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत के पाठ को हम विस्तार से समझेंगे, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इतिहास की समय रेखा कैसे निर्धारित होती है और इतिहास के वो कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। तो इसे समझने के लिए हमें इतिहास यानी कि अतीत को समझना ज़रूरी है। अतीत मतलब जो बीत गया है, जो बीत चुका है, बीता हुआ समय, बीता हुआ काल, बीता हुआ खंड, वो अतीत कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर E.H. कौर ने एक कोटेशन दी है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। यह संवाद है आज के समाज एवं कल यानी कि बीते समय के समाज के मध्य। हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। कहने का अर्थ यह है बेटे कि अगर हमें अतीत को समझना है तो हमें वर्तमान को भी जानना होगा, क्योंकि वर्तमान तभी निर्धारित होगा हमारा अच्छा जब हम अतीत से यानी कि इतिहास से हम सबक लेंगे, शिक्षा लेंगे या सीखेंगे जो हमने इतिहास में गलतियां की हैं जिसे हम वर्तमान में ना दोहरा सके। यानी कि अतीत और वर्तमान एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अतीत वह समय है जो बीत चुका है जिसमें हम इतिहास, संस्कृति और व्यक्तिगत अनुभव शामिल करते हैं। यह हमें सबक देता है। कौन? अतीत हमें सबक देता है और हमारी पहचान को एक आकार देता है। वर्तमान जो है, जो हम जी रहे हैं, अतीत के प्रभाव से प्रभावित होता है और भविष्य का आधार बनता है। अतीत को समझने से हमें वर्तमान की चुनौतियों से निपटने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जैसे कि पुरानी गलतियों से सीखकर और उनके अनुभव को ग्रहण कर हम वर्तमान में कोई गलती ना कर सके, अपनी परंपराओं को संजो कर रख सके। वही वर्तमान में किया गया निर्णय अतीत को फिर से परिभाषित करता है। जैसे इतिहास के नए नज़रिए से देखना, दोनों का संतुलन जीवन को समृद्ध बनाता है, जो मनुष्य के विकास में बहुत सहायक होता है, मनुष्य को जीने में आसानी होती है। तो आइए हम यहाँ पर इस विस्तार से इस पाठ की चर्चा करते हैं। आप यहाँ पर एक फ़ोटो देख रहे होंगे। यह फ़ोटो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ऐसे संग्रहालयों में अतीत से संबंधित उन वस्तुओं को रखा जाता है जो हमें अतीत से मिली है, जैसे मूर्ति, सिक्के और आभूषण आदि को संरक्षित किया जाता है, जो हमें अपने इतिहास को समझने में सहायक सिद्ध होती है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे इस पाठ में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम जानेंगे कि हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार कर सकते हैं, इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, आदि मानव किस प्रकार रहते थे। तो इन सारे प्रश्नों के सवाल हमें इस पाठ में मिलेंगे और आपको अगली वीडियो में इन क्वेश्चनों के लिखित रूप में आंसर मिलेंगे। ठीक है। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी उनको समय पर मिल जाए। चलो आगे देखते हैं कि हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। अतीत का अध्ययन करने की जब बात आती है तो हम निम्न तरीक़ों से अतीत का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पुराने दस्तावेजों से, किताबों से, अभिलेखों से आदि से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। पुरातात्विक खुदाई से और जो वहाँ पर अवशेष मिलते हैं उनका विश्लेषण करके हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। मौखिक इतिहास से लोगों से पूछकर, लोगों से जानकारी इकट्ठा करके हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। साक्षात्कार के माध्यम से हम, अगर कोई व्यक्ति इतिहास के बारे में जानकारी रखता है तो हम उसका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लेकर इतिहास से संबंधित जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और संग्रहालय और ऐतिहासिक स्थलों का भी दौरा कर हम अतीत का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है बेटे, इस प्रश्न का उत्तर उम्मीद है कि आपको मिल गया होगा। आइए विचार करें, आपकी अपने अतीत की सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है
कि आपको याद है कि उस समय आपकी आयु क्या थी? संभवतः 5 या 6 वर्ष पूर्व तक की यह सभी स्मृतियाँ आपके अतीत का हिस्सा हैं। कि आप सोचोगे तो आपको जो सबसे पुरानी जो अतीत की स्मृति है, यानी कि मेमोरी, जो ऐसी घटना घटित हुई जो आपको आज तक याद है, तो उसके बारे में बताओगे। और यदि आपको वह याद है तो आप उस समय आपकी आयु कितनी थी? उस समय आपकी आयु 7 साल, 8 साल, 5 साल जो भी थी, जो आपको बताना है। संभवतः कि 5 या 6 वर्ष पूर्व तक की जो भी स्मृतियाँ हैं, जो भी मेमोरीज हैं, वो सब क्या हैं? अतीत का हिस्सा हो जाती हैं, अतीत बन जाती हैं, इतिहास बन जाती हैं। अब दूसरा देखो, आपको क्या लगता है अतीत को समझने में हमें वर्तमान विश्व को समझने में कैसे सहायता मिलती है? बिल्कुल, अगर हमें अतीत को समझना है तो हमें वर्तमान को समझने में बहुत सारी सहायता मिलती है। हम विश्व के बारे में जान सकते हैं, विश्व में कौन सी सभ्यता कहाँ थी, किस तरह से लोग रहते थे, अपने जीवन यापन कैसे करते थे, किस समस्याओं का सामना उन्होंने अपने अतीत में किया है, जिससे हम जान सके, समझ सके और आने वाले समय में हम उनको जानकर उपयोग कर अपने वर्तमान को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है बेटे। अब यहाँ देखो, इतिहास, मानव के अतीत का अध्ययन। इतिहास क्या कहलाता है? जहाँ पर मानव के अतीत का अध्ययन किया जाता है, मानव के बीते हुए समय का अध्ययन किया जाता है, मानव के बीते हुए समय के बारे में जाना जाता है। ठीक है, तो इतिहास कहलाता है। आपको विज्ञान की कक्षा में पता चलेगा कि पृथ्वी का एक बहुत ही लंबा इतिहास है। यानी जो पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था उसके पीछे करोड़ों वर्षों की बात की गई है कि करोड़ों वर्षों पुराना इतिहास रहा है, जब जाकर पृथ्वी का निर्माण हुआ है और मनुष्य का निर्माण हो पाया, मतलब मनुष्य का जन्म हो पाया है, जिसमें से हम मानवों का इतिहास नवीनतम है और एक छोटा सा भाग है। बेटा, जो आप एक चित्र देख रहे हो, ये पृथ्वी पर जीवन के विकास, उसके उद्भव के कुछ प्रमुख चरणों की समय रेखा है, जिसमें जो नीला रंग देख रहे हो यहाँ पर आप, ये वाला हल्का नीला, ये अरबों वर्षों पूर्व की घटनाएं हैं। कि कौन सी घटनाएं हैं? अरबों वर्षों पूर्व पहले घटित हुई। और जो आप ये गहरा नीला देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का, ये करोड़ों वर्ष पूर्व की घटनाएं हैं। और जो आप ये ग्रीन हरा देख रहे हैं, लाखों और हजारों वर्ष पूर्व की घटनाएं हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो लगभग 4.454 अरब वर्ष पहले हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.454 अरब वर्ष पहले। ठीक है बेटे। और प्रारंभिक कोशिकाएं जो हैं, ये जो देख रहे हो प्रथम कोशिकाएं, प्रारंभिक कोशिकाएं, इनकी उत्पत्ति लगभग 3.5 वर्ष पूर्व पहले हुई है, 3.5 अरब वर्ष पहले। ठीक है बेटे। और जीवाणु, जो जीवाणु देख रहे हो आप, ये इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो 2.33 यानी कि 2.33 अरब वर्ष पहले हुई है। ठीक है बेटे। और वायुमंडल में ऑक्सीजन का विकास कब हुआ है? जब ठीक है, वो हुआ है आज से लगभग 2.3 वर्ष पहले। ठीक है बेटे। आप यहाँ पर तो देख सकते हैं, वह समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है बेटे। तो ये जीवाणु, फफूंद, प्रवाल जो आप देख रहे हो, ये कवक, ठीक है, प्रवाल, तो इनकी उत्पत्ति लगभग आज से 700 या 500 वर्ष, मतलब करोड़ वर्ष पहले हुई है। ठीक है। जलीय जीव, जो आप जो जलीय जीव, मछली के जैसे जीव दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सरीसृप, ये इस तरह के, इनकी जो उत्पत्ति हुई है, इनकी उत्पत्ति लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है। और यहाँ पर ये सरीसृप, ये डायनासोर आप देख रहे हो, इनकी उत्पत्ति लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है। और यहाँ पर पक्षी आ जाते हैं, स्तनपायी आ जाते हैं। ठीक है। इनकी उत्पत्ति लगभग 150 से 100 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। फिर फूल और मधुमक्खियों की उत्पत्ति जो हुई है वो लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुई है। ठीक है बेटे। फिर आता है होमोसेपियन, यानी कि जो ग्रीन हिस्सा देख रहे हो डार, ये तो होमोसेपियन की जो उत्पत्ति हुई है वो लगभग 3 लाख वर्ष पहले की बात है। कितने वर्ष पहले की बात है? 3 लाख वर्ष पहले की बात है। ठीक है। ठीक है। और आप देख रहे हो जो मानव की जो उत्पत्ति हुई है, मानव जो विकसित रूप में
वो है 3 लाख वर्ष पहले। ठीक है, और लेखन का जो कार्य है, जो लिखने का जो प्रारंभ हमें जो अब मिलते हैं लेखन, वो 6500 वर्ष पहले की बात है। ठीक है बेटा, आपको उम्मीद है कि ये चित्र समझ में आ गया होगा। आगे देखो, अनेक लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बहुत लोग जानते हैं, पृथ्वी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी में पहाड़, ठीक है, नदियाँ, पहाड़, जीवाश्म, लोग, वनस्पतियाँ, कुछ ना कुछ जानने की प्रयास करते रहते लोग। इनमें से कुछ लोग पृथ्वी की सतह के नीचे के रहस्यों को जानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के नीचे क्या है। इस तरह से भी पृथ्वी के अतीत के साथ ही हमारे अतीत को भी समझने में सहायता करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होगे पिक्चर। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पर ये भूविज्ञानिक है, पृथ्वी पर जो भी चीज़ें मिलती हैं, पहाड़, पत्थर, उनके बारे में जानकारी हमें जुटाकर उनके बारे में बताते हैं। ये जीवाश्म हैं, जो जीवाश्म वैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये जो मानव वैज्ञानिक है, जो मानव के बारे में, मानव का अध्ययन करते हैं। और ये पुरातत्व वैज्ञानिक है, जो चीज़ें हमें अतीत में घटित हुई हैं, जो हमें अवशेष मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, तो उन्हें इकट्ठा करके हमें उनके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए 4 चित्रों में प्रदर्शित की जा रही गतिविधियों का अवलोकन करना है, कीजिए, बताया है। तो जीवाश्म होते क्या हैं? जीवाश्म पहले पता होना चाहिए कि जीवाश्म होते क्या हैं। ठीक है बेटे, तो जीवाश्म जीव जंतुओं के पद चिन्ह या पौधों के अवशेष चिन्ह, जो कि मृदा यानी कि मिट्टी, ठीक है, अथवा शिलाओं के परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। अब भूवैज्ञानिक कौन होते हैं? कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप जैसे मृदा, पत्थरों, पहाड़ों, पर्वतों, नदियों, महासागरों एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाते हैं और हमें बताते हैं, उन्हें भूवैज्ञानिक कहते हैं। जीवाश्म वैज्ञानिक जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं एवं मानवों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है, जिससे हम उनके इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। मानव वैज्ञानिक यानी कि मानव समाजों एवं संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन जो होता है, वो इसी मानव विज्ञान में आता है। और मानव से संबंधित जो भी सामाजिक क्रियाएँ हैं, संस्कृतियाँ, परंपराएँ हैं, जो भी उनसे संबंधित है, रहन सहन, रीति रिवाज, वो सब मानव वैज्ञानिक में आते हैं। आगे देखो, पुरातत्व वैज्ञानिक मानव पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे उपकरण, घड़े, पात्र, मनके, मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, पशुओं और मानव के दांत, जले हुए अनाज, घरों एवं ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन किया जाता है। जो भी हमें पुरातात्विक वैज्ञानिक होते हैं, वो सब इन चीज़ों की खुदाई करते हैं, इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं धरती के अंदर से, या जहाँ भी ये मिलती हैं। ठीक है, जहाँ पर पहले कोई सभ्यता रही है, तो वहाँ से ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, और इनका वो फिर सिलसिलेवार उनका अध्ययन करते हैं और हमें उस समय के बारे में जानकारी देते हैं, यानी कि उस इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आगे देखो, इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है? अब इतिहास में अब गणना की बात आती है तो वह कितने साल पहले की बात है, वो कितने साल पहले घटित हुआ, तो इस तरह की जो जानकारी हमें मिलती है वो कैसे मिलते हैं, किस प्रकार की जाती है इस तरह की घटना की गणना। ठीक है, प्रत्येक समाज एवं संस्कृति के पास समय की गणना करने की अपनी प्रणालियाँ रहती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी देश हैं या जो भी भाषाएँ हैं, तो उनके पास यानी कि समाज एवं संस्कृति के पास उस समय की गणना करने की प्रणालियाँ, तरीके यानी कि तरीके हैं। प्रमुख घटनाएं जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म कब हुआ, अथवा किसी शासक के शासन का आरंभ कब से माना जाता है, एक नए युग का आरंभ माना जाता है। तो विशेष व्यक्ति का जन्म और किसी शासक के शासन का आरंभ का एक नए युग का आरंभ माना जाता है वहाँ से। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है बेटे? पहले हमें इसे समझना पड़ेगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, जिसे हिंदी में तिथि पत्र बोलते हैं। इस कैलेंडर का उपयोग अब विश्व भर में होता है। पूरे संसार में किसका कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर,
जिसमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन मिलकर 12 माह का निर्माण करते हैं। 365 दिन मिलकर कितने? 12 महीने। 12 महीने का निर्माण होता है। एवं प्रत्येक 4 वर्ष में एक अधिवर्ष होता है। अधिवर्ष का मतलब है लीप। इस प्रकार शताब्दी वर्ष जैसे 1800, 1900 आदि सभी अधिवर्ष या लीप वर्ष होंगे यदि वे 400 से विभाजित हो सकते हैं। तो जो भी 400 से विभाजित हो जाएगा वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे अगर हम 18 को 400 से विभाजित करेंगे तो यह विभाजित नहीं होता, ठीक है, नहीं होगा ना। अगर हम 2000 को 400 से विभाजित करेंगे तो यह अगर हो जाएगा तो ये लीप वर्ष हो जाएगा, हो गया जैसे, ठीक है। इस तरह से ये वर्ष क्या है? अधिवर्ष, लीप वर्ष कहलाएगा। अब देखो, पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। पश्चिम यानी कि पश्चिम देशों में, जिधर अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, उधर के देश के जो सारे देश हैं, यूरोप या अफ्रीका, ये सारे पश्चिम की तरफ है। तो ईसा मसीह के जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ उधर माना जाता है। इस बिंदु से आगे के वर्षों की गणना की जाती है। इसे अंग्रेजी में एडी से इंगित करते हैं, या एडी से दिखा जाता है ना, ये एडी, तो इसे मतलब इंगित किसे किया जाता है? एडी से। एडी यानी कि लैटिन भाषा का वह शब्द जिस संक्षेप में लिखा गया है जो ईसा के जन्म के वर्षों के बाद इंगित करता है, या परंतु अब विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन एरा अथवा सीई कहा जाता है। अब इसे पहले एडी कहा जाता है, अब इसे कॉमन एरा के नाम से जाता है। कॉमन एरा, सीई के नाम से जाना जाता है, कॉमन एरा, ठीक है। उदाहरणार्थ, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। तो भारत जो देश, हमारा जो देश है, वो कब स्वतंत्र हुआ? 1947 ईस्वी में, अंग्रेजों की दास्ता से। अंग्रेजों ने शासन कर रखा था, ठीक है। तो इसे 1947 ईस्वी, कभी कभी सन 1947 के नाम से भी जाना जाता है, पुकारा जाता है, अथवा 1947 सी अंग्रेजी में लिख सकते हैं, यानी कि 1947 कॉमन एरा। क्या लिखेंगे? 1947 सी, मतलब कॉमन एरा। इसी प्रकार ईसा मसीह के जन्म के पारंपरिक तिथि से पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात की जा रही है, कि गणना उल्टे अवरोही क्रम में की जाती है, उल्टे क्रम में की जाती है, ठीक है, अवरोही क्रम में, ठीक है। मान लो 0 से स्टार्ट होगा तो इधर से 1 2 3 4 5 इस तरह से चलेगा, जबकि, ठीक है, ये अवरोही क्रम होगा। हम इसे अंग्रेजी में BC कहते हैं, या BC इसे इंगित किया जाता है, जिसे अब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? BCE। क्या बोलते हैं? BCE। तो इसका मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा। बी मतलब बिफोर, सी मतलब कॉमन, ई मतलब एरा, BC मतलब बिफोर कॉमन एरा से इंगित किया जाता है, ठीक है बेटे। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के लिए 560 क्या दे रखा? 560 सामान्य संवत पूर्व, यानी बिफोर कॉमन एरा, BCE। गौतम बुद्ध, जिनके बारे में हम अध्याय 7 में जानेंगे, आगे हम पढ़ेंगे हम, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। यह उनकी अनुमानित स्थिति है कि आज से 560 सामान्य संवत पूर्व, यानी 560 बिफोर कॉमन एरा गौतम बुद्ध की जन्म तिथि मानी जाती है। क्या आप गणना कर सकते हैं कि उनका जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व होगा? तो आप बता सकते हैं कि आज से कितने साल पहले उनका, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ होगा? बच्चों, इसका उत्तर हम आगे देखेंगे। पहले ये समझते हैं कि इस पाठ्य पुस्तक में हमने BCE, तो यहाँ पर दिया गया है ना, BCE के लिए सामान्य संवत पूर्व तथा CE के लिए सामान्य संवत शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो कहने का मतलब है, जो सामान्य संवत पूर्व है वो ईसा पूर्व, और जो सामान्य संवत है वो ईस्वी से हम इसे जानते हैं, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि इस प्रकार की गणना सरल होती है, परंतु इसमें एक समस्या रहती है कि ग्रेगोरियन तिथि पत्र में कोई भी वर्ष शून्य के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता, कि हम शून्य के रूप में उसे
चिन्हित नहीं करते, लिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ष जो एक है सामान्य संवत और एक सामान्य संवत पूर्व के तुरंत बाद आता है, तो उसमें यहाँ पर और यहाँ पर अगर ये इस साइड में सामान्य संवत पर, क्योंकि इसमें जीरो नहीं आएगा, ये इस तरह से स्टार्ट होगा, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो जीरो बीच में नहीं होगा, तो क्या होगा, ये सामान्य संवत पूर्व इस तरह का और ये सामान्य संवत, यानी ये ईसवी और ये सामान्य संवत पूर्व ईसा पूर्व। तो दो सामान्य संवत पूर्व से लेकर, यानी 2 ईसा पूर्व से लेकर 2 सामान्य संवत या 2 ईस्वी तक एक समय रेखा बनाए। आप देखेंगे कि शून्य वर्ष की अनुपस्थिति के कारण इन 2 तिथियों के मध्य केवल 3 वर्ष होंगे। किस तरह से होंगे आप यहाँ पर समझेंगे, इस तरह से कि किसी भी सामान्य संवत पूर्व यानी ईसा पूर्व तथा सामान्य संवत यानी कि ईस्वी की तिथियों के बीच के वर्षों की गणना करते समय हमें सदैव 2 जोड़कर उनके योग में से 1 घटाना होता है। ऊपर दी गई तिथियों में जैसे 2 यहाँ पर 2 दी गई थी बेटे, यहाँ पर ये दे यहाँ पर, तो 2 + 2 करेंगे तो बराबर 4 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम जब संवत गणना करते हैं तो 2 + 2 - 1 बराबर 3, तो इस तरह से हम यहाँ पर वर्ष की गणना करेंगे। अब आप देखो, हम गौतम बुद्ध के प्रश्न पर लौटते हैं। अपने सहपाठियों के साथ कुछ ऐसे उदाहरणों का अभ्यास कीजिए। उदाहरण के लिए यदि हम गौतम बुद्ध के प्रश्न पर पुनः लौटें तो मान लीजिए कि आज से मतलब यानी 2025 से, इसमें 24 दिया गया है, 24 ही लेंगे, 2024 से सामान्य संवत में है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म 560 + 2024 और -1, तो बराबर कितना बैठेगा बेटे, 2583 साल पहले ईसा पूर्व, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखते हैं इस चित्र के माध्यम से, ये गणना है सामान्य संवत पूर्व की, जो यहाँ पर दे रखा है। हम इस काल में खंड में, जहाँ पर जो इसमें दिखाया, हम इस काल खंड में 2000 ईस्वी में सामान्य संवत में, ठीक है, और इससे पहले सामान्य संवत पूर्व ईसा पूर्व की बात की जा रही है। तो आज से बुद्ध का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। उसी के आसपास अशोक का शासन रहा है और यहाँ पर ईसा का जन्म हुआ, ठीक है। तो अब देखो 2000 सामान्य संवत पूर्व सिंधु सरस्वती सभ्यता, यानी सिंधु जो सभ्यता है उसके बारे में पता चलता है कि इतने साल पहले थी। 4000 ईसा पूर्व तांबे के प्रथम धातु कर्म का प्रारंभ हुआ था और 6000 सामान्य संवत पूर्व ईसा पूर्व यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक के बारे में हमें पता चलता है। तो 8000 सामान्य संवत पूर्व यानी ईसा पूर्व प्रथम स्थायी निवास एवं कृषि का आरंभ का पता चलता है कि इंसान ने सबसे पहले 8000 सामान्य संवत पूर्व ही कृषि प्रारंभ की थी और स्थायी तौर पर एक जगह रहना सीखा था, ठीक है। तो अंतिम हिमयुग का अंत जो माना जाता है वो 12000 सामान्य संवत पूर्व के आसपास माना जाता है। तो इस तरह से हम गणना करते हुए चलते हैं, पता लगाते हैं इतिहास के बारे में सही तिथि। आगे देखें, इस प्रकार की घटनाओं को चिन्हित करने के लिए समय रेखा की सुविधाजनक उपकरण है, यानी इससे जो समय रेखा है उसी से हमें बहुत आसान हो जाती है ये गणना करने में, इन घटनाओं के बारे में चिन्हित करने, क्योंकि यह किसी विशेष अवधि में तिथियों और घटनाओं के अनुक्रम को दिखाता है। यहाँ दर्शाई गई सरलीकृत समय रेखा पर मानव सभ्यता के आरंभ में वर्तमान तक की यात्रा को दर्शाया गया है। इस तरह से मनुष्य ने इस आधुनिक युग में अपने आप को पाया, उसकी यात्रा किस तरह से रही, उनके पीछे किस लोग, मतलब जो लोग थे उन्होंने पहले क्या किया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एक घटना चक्र के बारे में हमें ये समय रेखा दर्शाती है। समय रेखा पर बिंदुओं के माध्यम से प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को चिन्हित किया गया है। ध्यान रखिए कि समय रेखा पर बिंदु का हिस्सा छोड़े गए कालखंड को दर्शाता है, अन्यथा यह समय रेखा लगभग 3 मीटर लंबी हो जाती है। तो उसमें ज़्यादा नहीं दर्शाया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी रेखा हो जाती है, ठीक है।
आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 560, यहाँ पर आपको दे रखा है 560 इस सामान्य संवत पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व। तो ईसा का जन्म यहाँ माना जाता है। इससे इसके बीच में 560 वर्ष थे, ठीक है। और इधर यहाँ तक आने में 2000 वर्ष सामान्य संवत, अच्छा, यानी ईस्वी। और अब जो भविष्य वो आने वाला समय होगा, और ये हमारा अतीत है। जो यहाँ से बीत चुका है वो हमारा अतीत है, ठीक है बेटे। समय रेखा ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को समझने में भी सहायक होती है। उदाहरणार्थ, तिथियों को देखे बिना भी आप देख सकते हैं कि बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था, यानी कि 560 वर्ष पहले। ध्यान रखें, वर्ष एवं दशक 10 वर्षों का कालखंड के साथ ही इतिहास में लंबी अवधि का अध्ययन करते समय हम सामान्य 2 अन्य विशेष शब्दों का भी उपयोग करते हैं। कौन से? पहला शब्द है शताब्दी। शताब्दी किसे कहते हैं ये पता होनी चाहिए। यह किसी भी 100 वर्षों का कालखंड है, यानी 100 वर्ष मिलकर एक शताब्दी बनाते हैं। इतिहास में एक सामान्य संवत से लेकर प्रत्येक 100 वर्ष के लिए शताब्दी की गणना की जाती है कि एक सामान्य संवत से लेकर 100 सामान्य, यानी 1 ईस्वी से लेकर 100 ईस्वी तक, ये 100 वर्ष का कालखंड शताब्दी कहलाएगा। उदाहरणार्थ, वर्तमान में हम 21वीं शताब्दी में है, जो 2001 से प्रारंभ होकर 21 तक चलेगी, 2100 तक चलेगी, 2100 तक। ईसा पूर्व की गणना करने के लिए हम एक सामान्य संवत पूर्व से आरंभ करके समय के पीछे की ओर लौटते हैं। उदाहरणार्थ, 30वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व, यानी ईसा पूर्व से 300 सामान्य संवत पूर्व से लेकर 2001 सामान्य संवत पूर्व तक का समय सम्मिलित होगा। दूसरा पॉइंट, सहस्राब्दी, यह किसी भी 1000 वर्षों का कालखंड है। इतिहास में एक सामान्य संवत से लेकर प्रत्येक सहस्र वर्षों के लिए सहस्राब्दी की गणना की जाती है। उदाहरणार्थ, हम 30वीं सहस्राब्दी में हैं, जो 2001 से सामान्य संवत से आरंभ होकर, यानी ईस्वी से आरंभ होकर 3000 संवत, यानी कि 3000 ईस्वी तक चलेगी। शताब्दी की इस तरह ही सामान्य संवत पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व सहस्राब्दी की गणना के लिए एक सामान्य संवत पूर्व, यानी कि एक ईसा पूर्व से आरंभ करके समय के पीछे की ओर लौटते हैं। उदाहरणार्थ, एक सहस्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में एक सामान्य संवत पूर्व से लेकर 1000 सामान्य संवत पूर्व तक का समय सम्मिलित होगा। इसमें बेटा सहस्राब्दी में टोटल 1000 वर्ष मिलकर एक सहस्राब्दी बनाते हैं, यानी कि सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों का कालखंड एक सहस्राब्दी कहलाता है। ठीक है बेटे, आगे देखो, आइए पता लगाएं। 1900 सामान्य संवत, यानी 1900 ईस्वी से लेकर आज तक की एक समय रेखा बनाई। इस पर अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन अपनी जन्म तिथियों को अंकित कीजिए। साथ ही 20वीं शताब्दी सामान्य संवत के आरंभ वर्षों व अंतिम वर्षों को भी अंकित कीजिए। यानी कि आपको एक इस तरह की एक रेखा बनानी है। ठीक है बेटे, समय रेखा आप इस तरह से बना लोगे। ठीक है, तो इससे यहाँ ईसा पूर्व यहाँ पर लिख दोगे इस तरह का सामान्य संवत पूर्व, सामान्य संवत पूर्व इस तरफ चलेगा और इस तरफ ईसा पूर्व चलेगा, ईसा पूर्व। ठीक है, सामान्य संवत। ठीक है, आप जैसे 1900 में लिखेंगे मेरे दादाजी का जन्म हुआ, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक का कालखंड 1900 तक। ठीक है, दादाजी का जन्म हुआ। फिर आप यहाँ लिखेंगे 1950 में मेरे या पिताजी का जन्म हुआ। इस तरह से उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, और आप यहाँ पर लिखेंगे 1975 में मेरे पिताजी की शादी हुई। ठीक है बेटे, और आप लिखेंगे कि 1984 में
या 1980 में मेरा जन्म हुआ। तो आप इस तरह से आप 2000 में आगे भी आ सकते हो। ठीक है, आप जैसे भी बनाना चाहोगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है, तो आप इसमें अपने अनुसार इस रेखा को यानी समय रेखा को बनाएंगे। ठीक है बेटे, आगे देखो। क्या आप जानते हैं, ध्यान से देखें कि क्या आप जानते हैं कि भारत में पारंपरिक तिथि पत्रों का निर्माण किस प्रकार किया जाता रहा है। अनेक भारतीय तिथि पत्रों महीने या दिनों के निर्धारण के लिए सूर्य व चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं, जिसे पंचांग कहते हैं। पंचांग तालिकाओं की एक पुस्तक है जिसमें प्रत्येक माह के दिनों में साथ साथ संबंधित खगोलीय आंकड़ों की सूचीबद्ध किया जाता है। उदाहरणार्थ सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि जैसी घटनाओं का सटीक आकलन करता है। मौसम के पूर्वानुमान, त्योहारों की तिथियों और समय निर्धारण आदि के लिए आज भी भारत में पंचांग का बड़े स्तर पर उपयोग होता है। आप देखते हैं कि आपके भारत में भी हिंदू कैलेंडर के नाम से आप जानते होंगे, तो देखा जाता है जिसे पंचांग कहते हैं। उसमें सब तिथिवार वर्णन किया होता है। सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्योदय कष्ट कितने बजे होता है, ठीक है, सूर्योदय का उदय, सूर्योदय कब होता है, सूर्यास्त कब होता है, सब ये चीज़ें बड़ी डिटेल से जाती है। कौन सी अमावस्या कौन से दिन आती है, पूर्णिमा कब आती है, और कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है, कौन सी तारीख को मनाया जाता है, वो सब चीज़ इसमें पंचांग के अनुसार दी जाती है हिंदू कैलेंडर में। ठीक है बेटे, तो अगली वीडियो में हम आगे देखेंगे इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। तब तक के लिए आपको जय, जल्दी रुकते हैं।